हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। विषमता के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम विषमता के आधारों को जानेंगे। देखिए, अलग अलग समाजों में विषमता के अलग अलग आधार होती हैं, लेकिन कुछ आधार ऐसे भी हैं जो सभी समाजों में समान रूप से पाए जाते हैं और वो महत्वपूर्ण भी होते हैं। जैसे आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, पद, संपत्ति और साथ ही जन्म, जाति एवं प्रजाति के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, ये व्यवस्था। तो ये 7 ऐसे मेन पॉइंट हैं जो सभी समाजों में पाए जाते हैं। पहले हम आय को समझते हैं। देखिए, अगर हम आय की विषमता को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी समाज में चले जाएं, वहाँ पे हम ये पाएंगे कि लोगों की जो आय में जो भिन्नता है वो ज़रूर पाई जाती है। और ये भिन्नता कहीं ना कहीं एक तरह से उसका जो प्रभाव है आय की भिन्नता का, वो भोजन, वस्त्र, मकान, आभूषण और साथ ही जीवन स्तर में भी अंतर लाता है। इन अंतरों के कारण ही कहीं ना कहीं विषमता उत्पन्न होती है। वहीं दूसरा पॉइंट जो व्यवसाय है, अगर इसके बारे में कहा जाए तो व्यवसाय संबंधित भेद भी कई प्रकार की विषमता को उत्पन्न करते हैं। व्यवसाय में ऊंच नीच का एक संचरण देखा जाता है और कई बार तो ये भी देखा गया है कि किसी व्यवसाय को हीनता की दृष्टि से भी देखा जाता है, किसी व्यवसाय को अच्छी और उच्च दृष्टि से भी देखा जाता है। इन भिन्न जो अलग अलग व्यवसायों का इस प्रकार का मूल्यांकन इनमें लगे हुए व्यक्तियों में विषमता को पनपाता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को उच्च और नीच की पदवी देते हैं तो उनमें भिन्नता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से व्यवसाय में भी या कहे व्यवसाय के कारण भी विषमता देखने को मिलती है। व्यवसाय की जो आय की असमानता है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये भी एक उत्तरदायी है विषमता को उत्पन्न करने में। तीसरा पॉइंट है शिक्षा। देखिए, शिक्षा संबंधित अंतर विषमता को पनपाता है। जहाँ तक सिद्धांत रूप में शिक्षा की समानता का या सुधार में जो बातचीत की जाती है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है वास्तविक रूप से। व्यवहार रूप में तो अनेक अंतर ही देखने को मिलते हैं शिक्षा के अंतर्गत। साधन संपन्न लोगों के बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हुए दिखते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखते हैं। वहीं अगर गरीब बच्चों की बात करें तो गरीब बच्चों के कहीं ना कहीं उनके देखा जाता है कि उनको पढ़ने का अभाव होता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभार तो उनकी बौद्धिक जो शक्ति है उस लायक होती है, फिर भी उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्थिक दृष्टि की वजह से भी होता है। और अगर हम देखें तो जहाँ एक और आर्थिक विषमता शिक्षा की असमानता के लिए उत्तरदायी है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा संबंधित असमान सुविधाएं विषमता की खाई को और अधिक बढ़ाने में योगदान देती है। चौथा पॉइंट जो है वो शक्ति। देखिए, एक सत्ता के वितरण में असमानता भी विषमता के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं हम यही देखेंगे कि शक्ति और सत्ता के लेके जो वितरण प्रणाली है वो असमानता की दृष्टि से ही रहता है, क्योंकि शासक और शासित के बीच सभी समाज में विषमता देखने को मिलती है। इसी प्रकार धार्मिक शक्ति के आधार पर भी धर्मगुरुओं, पंडित, पुजारी, महंत, मुल्ला, मौलवी, पादरी और सामान्य लोगों के बीच में विषमता पाई जाती है। आर्थिक शक्ति का असमान वितरण वर्ग भेद के लिए भी उत्तरदायी है। तो इस तरह से ये जो शक्ति वाली जो प्रणालियाँ हैं या जो सत्ता वितरण है, ये भी विषमता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पांचवा पॉइंट है पद। देखिए, पद संबंधी जो अंतर है इसके कारण भी विषमता पनपती है, और इसको आंतरे बिताई जी ने भी लिखा है कि पद का संबंध संपत्ति और शक्ति से है, और साथ ही ये भी देखा गया है कि ये आदर और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ होता है। तो पद के संबंध में विचार करना काफ़ी कठिन भी है, क्योंकि कभी कभार ये देखा गया है कि ये आर्थिक दृष्टि भी पद और उन्नति को बढ़ाती है, तो कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि प्रतिष्ठा और आदर सम्मान के कारण भी कहीं कहीं ये जो पद में विषमता है ये देखने को मिलता है। पद का निर्णय कई तरह से हो सकता है, जैसे हम कहें परंपरागत तरीके से भी हो सकता है, संस्कार तरीके से भी हो सकता है। अगर हम उदाहरण तौर पे लें तो परंपरागत भारत में यहाँ संस्कार शुद्धता से होता है, वहीं मध्यवर्ती यूरोपियों में लिया जाए तो वहाँ पे प्रतिष्ठा और शौर्य से लिया जाता है। और अगर प्राचीन चीन की बात करें तो वहाँ पे विद्वतापूर्ण उपलब्धि के कारण लिया जाता है।
तो सभी समाजों में कहीं न कहीं जो पद प्रतिष्ठा को लेकर विषमता है, वो अलग-अलग कारणों से बनी हुई होती है। और इन बातों से स्पष्ट है कि अलग-अलग समाजों में पद संबंधित अंतर के आधार पर अलग-अलग जो विषमताएँ हैं, ये भी पाई जाती हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि इस अंतर के कारण विषमता तो समान रूप से ही सभी समाजों में रहती है। छठा है संपत्ति। देखिए, संपत्ति के आधार पर सभी समाजों में स्तरीकरण किया जाता है और संपत्ति काफ़ी कुछ मात्रा में विषमता के लिए उत्तरदायी है। और आज अगर हम आधुनिक युग की लें तो आज के समय में तो ये संपत्ति के आधार पर विषमता तो काफ़ी देखने को मिलती है आधुनिक समाज में। सातवां पॉइंट है जन्म जाति एवं प्रजाति के आधार पर। देखिए, अगर हम जन्म जाति एवं प्रजाति के आधार पर बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अपने भारत में पाया जाता है और ये विषमता का एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता का एक प्रमुख आधार है। इन सभी पॉइंटों के अलावा यानी आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, पद, संपत्ति, जनजाति एवं प्रजाति के आधार के अलावा भी हम यहाँ एक समाज के सदस्यों के दो पहलुओं पर विचार करेंगे जिनका पार्सन्स के अनुसार हर कहीं मूल्यांकन होता ही है। वे हैं गुण एवं उपलब्धियाँ। यानी पार्सन जी यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गुण और उपलब्धियों के आधार पर ज़्यादातर समाजों में विषमता बनी हुई होती है या विषमताएं पनपती हैं। आज के आधुनिक औद्योगिक समाज में उपलब्धि को सामान्यतः अधिक महत्व दिया जाता है। इन समाजों में विशेषतः पूंजीपति समाजों में जो स्पर्धा है, इनके माध्यम से व्यक्तियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर रहते हैं। पूर्ण स्पर्धा वाले समाजों में भी गुणों का कुछ सीमा तक महत्व अवश्य पाया जाता है। जन्म, पारिवारिक परिस्थिति और प्रजातीय आधार को व्यक्तियों को वर्गीकृत करने में आधुनिक अमेरिकन समाज में भी महत्व दिया जाता है। भारत, चीन और साथ ही यूरोप की पूर्व औद्योगिक सभ्यताओं में इन गुणों के आधार पर ही व्यक्तियों को छोटा या बड़ा या ऊंचा नीच माना जाता है। अब हम भारत में सामाजिक विषमता को समझेंगे कि किस तरह से भारत में सामाजिक विषमता पाई जाती है, जिसका उदाहरण समाजशास्त्रियों ने भारत में जो परंपरावादी खेती होती है उन समाजों का उदाहरण दिया है। यहाँ पे समाजशास्त्री बताते हैं कि भारतीय कृषि जो क्षेत्र है या जो समाज है वो 6 भागों में बटे हुए हैं। पहला है गैर खेतीहर भूस्वामी, दूसरा है गैर खेतीहर पट्टेदार, तीसरा है खेतीहर भूस्वामी, चौथा है खेतीहर रैयत और पांचवा है बटाईदार और छठा है भूमिहीन खेतीहर मजदूर। इन 6 स्तरों के बीच सामाजिक विषमता के कई रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में खेतीहर भूस्वामी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर के जीवन अवसर और साथ ही जीवन शैली में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। आंद्रे बेताई ने बताया है कि परंपरागत कृषि उत्पादन संगठन के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं जिनका सामाजिक विषमता की समस्या पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पहला है भूस्वामित्व एवं नियंत्रण तथा शारीरिक श्रम के बीच विपरीत संबंध और दूसरा मध्यवर्ती वर्गों का प्रचुर मात्रा में विकास। अधिकांश परंपरागत कृषि समाज में ये 2 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। भारत में बड़े भूस्वामी ने सामान्यतः शारीरिक श्रम से बचा रहने का हमेशा प्रयास किया है। ज़्यादातर वहाँ जहाँ पर दुष्कर एवं दुर्भोग काम हो, वे निम्न वर्ग के जातियों से ही इन कामों को कराते आए हैं। मध्यवर्ती वर्गों के वृद्ध तो ज़्यादातर काम करते ही नहीं है या वो काम से बचते हैं। भारतीय कृषि व्यवस्था अपने लंबे इतिहास की अवधि में प्रमुखतः संरचनात्मक रही है। यहाँ कृषि क्षेत्र में ये कहना कि अगर यहाँ पे कोई प्रणाली बटी हुई नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं, तो ये बात पूरी तरह से झूठी होगी, क्योंकि यहाँ कृषि क्षेत्र में व्याप्त संचरण की प्रणाली को जाति विभाजन से अलग करके नहीं सोचा जा सकता। ज़्यादातर अध्ययन के आधार पर पाया गया है कि बड़े भूस्वामी ऊंची जाति के होते हैं, भूमिहीन मजदूर निम्न या किसी अस्पृश्य जाति के सदस्य होते हैं और इन दोनों के बीच मध्यवर्तीय किसान थे जो खेतीहर जातियों के अंतर्गत आते थे। आंद्रे बेताई ने ठीक ही कहा है कि भूमि के नियंत्रण और उपयोग के अधिकार असमान होते हैं भारत में और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंपरागत व्यवस्था में ये विषमताएं जाति विषमताओं से
घनिष्ठ रूप से संबंध रखती है। कहने का मतलब ये है कि परंपरागत भारतीय समाज में भूमि के नियंत्रण और उपयोग में विषमता देखने को मिलती है। ये केवल व्यापार रूप से व्याप्त ही नहीं है, बल्कि न्यायसंगत भी माना जाता है भारतीय समाज में। वहीं अगर हम नगरीय भारत की बात करें तो औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ता ये भारत, इसके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था की अपेक्षाकृत अब वर्ग व्यवस्था के लक्षण दिखाई देने लगे हैं भारत में। एक तरफ लाखों लोगों को फुटपाथ पर या गंदी बस्तियों में या गंदे आवासों में देखा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों ऐसे लोग हैं जो शानदार कोठियों व वातानुकूलन बंगलों में या ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ एक और शोषित लोग हैं तो दूसरी ओर इनके शोषणकर्ता हैं। लेकिन विषमता के आधार पर पनपने वाली इस समाज व्यवस्था को आज न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। गरीब अमीर के बीच की खाई को पाटना विकासशील देशों के लिए कहीं न कहीं निदान का कार्य आवश्यक है। अब हम विषमता और सामाजिक असंतोष के बारे में जानेंगे। देखिए, विषमता सामाजिक असंतोष की जड़ है। यदि हम विश्व इतिहास पर एक नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि आज तक जितने भी सामाजिक आंदोलन और क्रांतियां हुई हैं, उनके पीछे समाज में व्याप्त विषमता और शोषण एक प्रमुख कारण रहा है। समाज में बुर्जुआ वर्ग को प्राप्त विशेष आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए श्रमिक वर्ग का आह्वान करते हुए मार्क्स कहते हैं, दुनिया के मजदूर एक हों। गरीबी और अमीरी के बीच खाई और पूंजीवादियों द्वारा श्रमिकों के शोषण ने ही विश्व में साम्यवाद की स्थापना है, इसमें योगदान दिया। खास करके अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जाति प्रथा और कई ऐसी विषमताएं थी जो ख़त्म करने के लिए विद्वानों ने काफ़ी प्रयास किया है। फिर भी जाति की बुराइयों और सामाजिक असमानताओं को दूर करने का ये जो भरकस प्रयास है, ये पूरी तरह से नहीं हो पाया है। या फिर कह सकते हैं कि हम ऊपरी तौर पे तो कह सकते हैं कि हम जातिवाद को भारत में ख़त्म हो रहा है या जातिवाद को नहीं मानते, फिर भी समाज में कहीं ना कहीं ये जातिवाद आज भी पनपा हुआ है। भारत में अब तक जितने भी श्रमिक व किसान आंदोलन हुए, उनके पीछे भी मूल कारण विषमता जनित असंतोष ही है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि भारतीय संविधान में भी अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को विशेष राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रावधान दिए गए हैं। और साथ ही अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और साथ ही इन जातियों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके पीछे मुख्य लक्ष्य यहाँ ये रहा है कि समाज के एक बड़े भाग को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके, उनमें व्याप्त असमानता को दूर किया जाए ताकि उनमें असंतोष की जो भावना है वो पैदा ना हो, क्योंकि असंतोष ही कहीं ना कहीं विद्रोह एवं क्रांति के लिए उत्तरदायी होता है।